भारतीय सिनेमा में आज तक कई बड़ी और महंगी फिल्में बनी हैं, लेकिन डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की रामायण ने इन पिछले सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। नमित मल्होत्रा रामायण को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। 30 जुलाई को रामायण का ट्रेलर रिलीज किया गया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय बॉक्स ऑफिस का अब तक का सबसे बड़ा जोखिम और आर्थिक दांव है। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट 4000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो डॉलर में बनता है करीब 500 मिलियन डॉलर। इतना पैसा सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो ही खर्च कर पाते हैं, जैसे डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स। इस ऐतिहासिक बजट ने रामायण को दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। 4000 करोड़ रुपए के निवेश का मतलब है कि इसकी टक्कर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसे हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से होगी। भारत में आज तक किसी भी निर्माता ने किसी एक कहानी पर इतना पैसा लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इस फिल्म का बजट 1600 करोड़ रुपए तय किया गया था, लेकिन जब इसे पर्दे पर उतारने का खाका खींचा गया तो प्रोड्यूसर्स के सामने हकीकत आई। वर्ल्ड क्लास सेट डिजाइन, भारी भरकम तकनीक और मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत ने बजट को 4000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। इतनी बड़ी कहानी को महज 3 घंटे की फिल्म में दिखाना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए रामायण की टीम ने कहानी को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। अब हर हिस्से का अपना अलग बजट, लक्ष्य और अपना अलग मिजाज होगा। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। पहले हिस्से को बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस पार्ट में कहानी के सभी किरदारों को स्टैब्लिश किया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर ने हाल ही में सैन डिएगो फिल्म फेस्टिवल में फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा भी था कि रामायण का पहला पार्ट क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पहला पार्ट सीता हरण पर खत्म होगा। ये ऐसा पॉइंट होगा जो अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। उनका मानना है कि वाल्मीकि की कथा को जल्दबाजी में समेटना कहानी के साथ नाइंसाफी होती। इसके ठीक 1 साल बाद दिवाली 2027 में रामायण का दूसरा पार्ट दर्शकों के सामने आएगा। दूसरे हिस्से का बजट पहले से भी बड़ा यानी कि 2500 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट में उछाल इसलिए है क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां असली महाकाव्य युद्ध, रावण वध और अयोध्या वापसी जैसी बड़ी घटनाएं दिखाई जाएंगी। दूसरे भाग में युद्ध के बड़े सीन्स और बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, जिसके लिए बहुत ही महंगे वीएफएक्स की जरूरत पड़ेगी। हर किरदार, हर घटना और हर भाव को अपना पूरा समय दिया जा रहा है, ताकि दर्शक सच में उस युग को महसूस कर सके। ये प्रोजेक्ट भारतीय सिनेमा के सारे स्थापित नियमों को चुनौती दे रहा है। इतना बड़ा आर्थिक दांव ऐसे ही नहीं लगाया गया है। कोई भी प्रोड्यूसर इतना बड़ा जोखिम बिना किसी मजबूत ऐतिहासिक आधार के नहीं लेता। इस भरोसे की जड़ें छिपी हैं हमारे फिल्म उद्योग के लंबे सफर में, जिसने राजा हरिश्चंद्र जैसी साइलेंट फिल्म से शुरुआत करके आज 4000 करोड़ के बजट तक का सफर तय किया है। 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाकर इस जादुई दुनिया का दरवाजा खोला था। ये भारत की पहली फिल्म थी जो बिना किसी आवाज के सिर्फ हाव भाव पर चलती थी। फिर आया साल 1931 का वो ऐतिहासिक पल जब भारतीय सिनेमा ने पहली बार बोलना सीखा। आलम आरा वो पहली फिल्म बनी जिसने सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों को आवाज का तोहफा दिया। आलम आरा ने सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि ऐसी परंपरा की नींव भी रखी जो आज हमारी सबसे बड़ी पहचान है। वो है हमारी फिल्मों के गीत और उनका सुरीला संगीत। दुनिया भर की विदेशी फिल्मों या हॉलीवुड को देखें तो वहां गानों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। उसके उलट हमारे यहाँ फिल्म का मतलब ही संगीत होता है। गीत सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं होते, गानों से ही कई बार कहानी आगे बढ़ती है और किरदारों के जज्बात बाहर आते हैं। धीरे धीरे इस अनोखे अंदाज ने 7 समंदर पार भी लोगों को अपना दीवाना बनाना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब हमारी फिल्में दुनिया भर के बाजारों में अपनी जगह बना रही थी। राज कपूर की फिल्म आवारा और ऐतिहासिक मदर इंडिया ने विदेशी दर्शकों को नया तजुर्बा दिया। गुरुदत्त, महबूब खान, विमल रॉय और वी शांताराम जैसे दिग्गजों ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय कहानियां कितनी गहरी और जज्बातों से भरी हुई हो सकती हैं। हमारी कहानियों का जादू दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंचा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई पथेर पंचाली। इसे बनाया था बंगाल के महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने, वो भी बहुत कम बजट में। इस फिल्म ने कैन फिल्म फेस्टिवल में ऐसा कमाल किया कि दुनिया भर के दिग्गज हैरान रह गए। सत्यजीत रे का काम इतना शानदार था कि 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट
अकेडमी अवार्ड दिया गया। आज नितेश तिवारी की आने वाली रामायण उसी सुनहरे इतिहास और मजबूत विरासत को आगे ले जाने का बहुत बड़ा काम कर रही है। ये उसी ऐतिहासिक और संगीतमय परंपरा का नया रूप है जिसे आज की पीढ़ी के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारी जड़ें वही पुरानी हैं, लेकिन इसे पेश करने का तरीका अब बदल चुका है। सादगी से शुरू हुआ सफर अब अत्याधुनिक तकनीक और वर्ल्ड क्लास विजुअल इफेक्ट्स तक पहुंच गया है। रामायण के जरिए हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी पुरानी कहानियां आज भी हॉलीवुड को टक्कर दे सकती हैं। लेकिन हमारी फिल्मों का ये नया रूप यूं ही नहीं बना है। पिछले कुछ सालों में सिनेमा की रंगीन दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब कोई भी फिल्म सिर्फ बॉलीवुड या साउथ की नहीं रही। दर्शकों ने अपनी पसंद से पैन इंडिया बाजार खड़ा कर दिया है। पर यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बॉक्स ऑफिस का गणित और दर्शकों की बदलती सोच है। 2023 में कोविड के बाद सूने पड़े सिनेमाघरों में फिर से रौनक लौटी। उस साल भारतीय बॉक्स ऑफिस का कुल कलेक्शन 12,226 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। जवान और पठान जैसी फिल्मों ने सिनेमाघरों में फिर से जान फूंक दी। ऐसा लगा जैसे हिंदी सिनेमा ने अपना पुराना वाला रुतबा वापस हासिल कर लिया है। लेकिन 2024 में कहानी बदल गई। हिंदी बॉक्स ऑफिस ने कमाई तो की, लेकिन जब आंकड़ों को ध्यान से देखा गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। 2024 में बॉलीवुड की कुल कमाई का 31% हिस्सा हिंदी डब फिल्मों से आया था। यानी अगर 100 रुपए की कमाई हुई तो उसमें से 31 रुपए किसी और भाषा की फिल्मों ने कमाए थे। पुष्पा 2 और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्मों ने उत्तर भारत के सिनेमाघरों पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिया। इसका सीधा मतलब था कि उनके दर्शक अब डब की गई फिल्में देखने के लिए भी भारी संख्या में टिकट खरीद रहे हैं और हिंदी फिल्मों को नकार रहे हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दबदबे में 4 ऐसी फिल्मों का हाथ है जिन्होंने पैन इंडिया सिनेमा के मजबूत स्तंभ गाड़े। इस लहर की शुरुआत एस.एस. राजामौली की बाहुबली से हुई थी। इस फिल्म ने पहली बार दिखाया कि भारतीय पौराणिक कथाओं को हॉलीवुड के स्तर पर और भव्यता के साथ भी पर्दे पर उतारा जा सकता है। बाहुबली ने उस मिथक को तोड़ दिया कि उत्तर भारतीय दर्शक साउथ की फिल्मों को नहीं अपनाएंगे। इसके बाद केजीएफ ने एंट्री ली और मास एक्शन का पुराना दौर वापस ला दिया। फिल्म की डार्क सिनेमेटोग्राफी, भारी भरकम बैकग्राउंड म्यूजिक और रॉकी की एंटी हीरो अवतार ने हिंदी बेल्ट के दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। साउथ को समझ आ गया था कि दर्शक पर्दे पर सिर्फ अच्छी कहानी नहीं बल्कि लार्जर देन लाइफ हीरो भी देखना चाहते हैं जो उनके मन में जोश भर दे। ऐसा ही कुछ पुष्पा ने भी किया। तीसरा बड़ा स्तंभ राजामौली की आरआरआर साबित हुई। इस फिल्म ने ना तो सिर्फ नाटू नाटू गाने के लिए ऐतिहासिक ऑस्कर जीता बल्कि विदेशों में भी डंका बजाया। जापान में जहां रजनीकांत के अलावा कोई भारतीय फिल्म नहीं चलती थी, वहां आरआरआर ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा मसाला सिनेमा भी दुनिया को नचा सकता है। चौथा स्तंभ कल्कि 2898 एडी ने बिल्कुल नया प्रयोग किया। इसने महाभारत की कहानी, खासतौर पर अश्वत्थामा के किरदार को हॉलीवुड जैसी साइंस फिक्शन दुनिया के साथ बेहद खूबसूरती से मिला दिया। जब बॉलीवुड की बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही थीं, तब इन्हीं फिल्मों ने सिनेमाघरों को आर्थिक रूप से जिंदा रखा। अब सवाल उठता है कि साउथ की फिल्में इतना कमाल कैसे कर रही थीं जबकि बॉलीवुड की बड़ी फिल्में पिट रही थीं? इसका जवाब अमेरिका के मशहूर लेखक जोसेफ कैम्पबेल के मोनोमिथ सिद्धांत में छिपा है। इसे द हीरोज जर्नी भी कहा जाता है। कैम्पबेल के मुताबिक दुनिया की हर बड़ी महाकाव्य कथा, चाहे वो रामायण हो या ग्रीक महाकाव्य, इसी एक ढांचे पर चलती है। जब नायक अपने घर से निकलता है, अनजान दुनिया में जाता है, मुश्किलों से लड़ता है, खुद को बदलता है और अंत में महान हीरो बनकर लौटता है। दक्षिण भारतीय डायरेक्टर्स ने इस प्राचीन कथा संरचना को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। उन्होंने इस फॉर्मूले पर अपने हीरो को गढ़ा जो दर्शकों के दिलों में सीधे उतर गया और उसने अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करवाया। बॉलीवुड ने अपनी गलती से बहुत जल्दी सबक लिया। 2025 में हिंदी सिनेमा ने शानदार और ऐतिहासिक कमबैक किया। इस बार हिंदी बॉक्स ऑफिस की 93% कमाई खास तौर पर मूल हिंदी फिल्मों से ही आई। डब फिल्मों का शेयर जो 2024 में 31% था, वो तेजी से गिरकर महज 7% रह गया। इस कमाई में सबसे बड़ा हाथ रहा धुरंधर का, जिसने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन इस मुनाफे के पीछे सिर्फ अच्छी कहानियां ही नहीं थी, महंगे टिकट्स भी थे। 2025 में एटीपी यानी कि औसत टिकट की कीमत में 20% इजाफा हुआ, जिससे टिकटों की औसत कीमत 161 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि फुटफॉल यानी दर्शकों की संख्या में थोड़ी कमी आई, लेकिन महंगे टिकटों ने बॉक्स ऑफिस को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
बॉलीवुड को समझ आ गया कि सिर्फ बड़े सितारे या पुराने फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, उन्हें साउथ के पैन इंडिया मॉडल और हॉलीवुड की तकनीक का ऐसा सटीक जवाब चाहिए था जो इतिहास रच दे। इसी सोच और चुनौती का सबसे दमदार जवाब बनकर सामने आई है नितेश तिवारी की रामायण। ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, जो सारे समीकरण बदलने का मादा रखती है। प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के लिए पैन इंडिया कास्ट तैयार की है। बॉलीवुड से रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में होंगे। उनके सामने रावण के महाबली किरदार में होंगे केजीएफ वाले सुपरस्टार यश, जो सैंडलवुड यानी कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। यश के जरिए दक्षिण भारत का बड़ा दर्शक वर्ग आसानी से इस फिल्म से जुड़ जाएगा। माता सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी को चुना गया। उनकी सादगी और नेचुरल एक्टिंग पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। साई पल्लवी मुख्य रूप से टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा और कॉलीवुड यानी कि तमिल सिनेमा में काम करती हैं। वहीं उत्तर भारत और मास सर्किट में भीड़ जुटाने के लिए सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे। ये कास्टिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बॉक्स ऑफिस को अपनी मुट्ठी में करने की बहुत बड़ी रणनीति है। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ सितारों के भरोसे 4000 करोड़ रुपए का दाव नहीं जीता जा सकता। रामायण की असली जान इसके विजुअल इफेक्ट्स में बसती है। इस फिल्म का वीएफएक्स हॉलीवुड की मशहूर कंपनी DNEG संभाल रही है। वही ग्लोबल कंपनी है जिसने ड्यून, इंटरस्टेलर और ब्लेड रनर 2049 जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए 8 बार ऑस्कर जीता है। और आपको पता है इस कंपनी के CEO कौन है? वो है नमित मल्होत्रा, जो रामायण को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपने प्रोडक्शन के तहत काम होने से तकनीक और कहानी का तालमेल बहुत सटीक बैठेगा। इस भारी भरकम प्रोजेक्ट के लिए भारत, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से 10,000 से ज्यादा कलाकारों और टेक्नीशियंस की फौज दिन रात काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिल्में रिलीज करते वक्त सबसे बड़ी दीवार लैंग्वेज की दीवार होती है। सबटाइटल पढ़ना या किरदारों के होठों से अलग आवाज सुनना दर्शकों को खटकता है। इसका स्थायी तोड़ निकालने के लिए रामायण में ब्रह्मा AI का इस्तेमाल हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सिनेमा जगत में बहुत बड़ी डबिंग क्रांति लाने वाली है। ब्रह्मा AI के जरिए फिल्म को जापानी, स्पेनिश और अंग्रेजी में डब किया जाएगा। सबसे खास बात ये होगी कि डबिंग के बाद रणबीर कपूर या यश के होठ ठीक उसी विदेशी भाषा के हिसाब से हिलते हुए नजर आएंगे। जापानी दर्शकों को महसूस होगा कि राम और रावण सच में जापानी बोल रहे हैं। जब कहानी का कैनवस इतना बड़ा है तो उसका संगीत भी उसी स्तर का होना चाहिए। नमित मल्होत्रा ने फिल्म के संगीत को ग्लोबल रखा है, यानी इसमें ग्लोबल और लोकल दोनों का संगम होगा। हॉलीवुड की ग्लैडिएटर और द डार्क नाइट जैसी फिल्मों का संगीत देने वाले ऑस्कर विजेता हांस जिमर को इस फिल्म के लिए जोड़ा गया है। उनके साथ भारत के महान संगीतकार AR रहमान भी अपना जादुई टच देंगे। हांस जिमर जहां फिल्म के बैकग्राउंड में रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगीत देंगे, वहीं रहमान उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और मिट्टी की खुशबू पिरोएंगे। VFX और संगीत भले ही विदेशी हो, पर इसकी आत्मा शुद्ध रूप से भारतीय रहेगी। आदिपुरुष फिल्म में टपोरी भाषा और खराब संवादों ने पूरे देश में जो विवाद खड़ा किया था, वैसी गलती रामायण की टीम बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती। संवादों की इसी अहमियत को समझते हुए मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को खासतौर पर टीम में शामिल किया गया है। उनका काम संवादों, संस्कृत श्लोकों और मंत्रों की शुद्धता को बनाए रखना है। रामायण की मर्यादा और महर्षि वाल्मीकि की भावना के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर डायलॉग बहुत ही बारीकी, शोध और सम्मान के साथ लिखा जा रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को कोई अकेला स्टूडियो या प्रोड्यूसर्स नहीं संभाल सकता। नुकसान का जोखिम कम करने के लिए हॉलीवुड के सिंडिकेशन मॉडल की तर्ज पर बड़े गठबंधनों का सहारा लिया गया है। रामायण को दुनिया भर के विदेशी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सोनी पिक्चर्स ने इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं। सोनी का जुड़ना बताता है कि फिल्म सिर्फ प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहेगी। सोनी पिक्चर्स इसे पश्चिमी देशों में फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म के तौर पर मुख्यधारा के दर्शकों के बीच रिलीज करेगा। भारत के अंदर भी व्यापार को बहुत समझदारी से बांटा गया है। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस ने उत्तर भारत में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 250 करोड़ रुपए की डील में खरीदे हैं। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी नए कीर्तिमान रच रहे हैं। टी सीरीज ने दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स 75 करोड़ रुपए में हासिल किए हैं। फिल्म में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और उम्मीदें आसमान छू रही हैं। 4000 करोड़ रुपए का निवेश सुनने में बहुत लुभावना लगता है, लेकिन सिनेमा के व्यापार का गणित बहुत ही निर्मम और क्रूर होता है। बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को कामयाब होने के लिए अपनी लागत से कम 2 से ढाई गुना ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। सिनेमा घरों का हिस्सा, मार्केटिंग का भारी खर्च और डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुनाफा निकालने के बाद ही असली कमाई का पता चलता है। इसका मतलब है कि रामायण को अपना खर्चा निकालने के लिए और मुनाफे में आने के लिए 8 से 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार तो करना ही होगा। ये भारी भरकम आंकड़ा हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म आमिर खान की दंगल रही है।
दंगल ने चीन के बॉक्स ऑफिस की मदद से दुनिया भर से करीब 2000 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद एस.एस. राजामौली की बाहुबली 2 का नाम आता है, जिसने लगभग 1800 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। रामायण को इन दोनों फिल्मों के स्थापित रिकॉर्ड न सिर्फ तोड़ने होंगे बल्कि उन्हें कई गुना बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ना होगा। इतनी बड़ी कमाई सिर्फ भारत या विदेशों में बसे भारतीयों के भरोसे भी नहीं की जा सकती। उन विदेशी दर्शकों को भी सिनेमाघरों तक पहुंचना होगा जिन्हें हमारे धर्म या पुरानी कथाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। विदेशी दर्शकों को फिल्म से जोड़ने के लिए सिर्फ बेहतरीन वीएफएक्स काफी नहीं होंगे, उन्हें कहानी और किरदारों से भी जुड़ना होगा। अगर फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी या उपदेश देने वाली हुई तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ वैसे भी खो सकती है। लेकिन अगर हम कहानी की गहराई की बात करें तो रामायण पश्चिमी दर्शकों के लिए नई नहीं है। पश्चिमी साहित्य में यूनान के सबसे पुराने महाकाव्य ओडिसी को सम्मान के साथ पढ़ा और सुना जाता है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण और होमर की ओडिसी में बहुत सी दार्शनिक और कथात्मक समानताएं मौजूद हैं। दोनों कथाओं में नायक के लंबे वनवास, राक्षसी शक्तियों से संघर्ष और अपने घर लौटने की अटूट मानवीय इच्छा को खूबसूरती से दिखाया गया है। विदेशी दर्शक इसी ढांचे के सहारे कहानी को आसानी से अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। विदेशी और देसी दर्शकों को इसी मजबूत भावना से जोड़ने के लिए निर्देशक नितेश तिवारी खास तौर पर अपना एक नया तरीका अपना रहे हैं। वो हॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन की शैली पर काम कर रहे हैं। नोलन विशाल ब्रह्मांड के बीच में भी मानवीय जज्बातों को जिंदा रखने के लिए जाने जाते हैं। रामायण का शानदार सफर अब सिर्फ मनोरंजन या बॉक्स ऑफिस की कमाई तक सीमित नहीं रह गया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति का अब तक का सबसे बड़ा सिनेमाई प्रयोग है। हॉलीवुड ने दशकों तक स्टार वॉर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जरिए अपने पश्चिमी मिथकों को ग्लोबल पॉप कल्चर बनाया है। अब भारत भी सिनेमाई कूटनीति के जरिए अपनी 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को गर्व के साथ दुनिया के सामने रखने जा रहा है। अगर नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी का प्रयोग सारी रचनात्मक चुनौतियों को पार करने में सफल हो जाता है तो ये हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। ये कामयाबी भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर लाकर खड़ी कर देगी। 4000 करोड़ रुपए का भारी बजट, दुनिया भर की बेहतरीन तकनीक और हमारे सितारे इस दांव को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन असली फैसला आप दर्शकों को ही करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या रामायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान बनाने में कामयाब हो पाएगी जिसकी मेकर्स उम्मीद कर रहे हैं, या जो मेकर्स की चाहत है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के अनकही में इतना ही। दीजिए इजाजत, अब मुलाकात होगी कल।